नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। पता नहीं ऊपर वाले ने किस मिट्टी से बनाया मुझे। लड़की देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। अजीब सा फितूर चढ़ने लगता है तन बदन में। आ गई बेटा। अच्छा जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं मम्मा, अभी भूख नहीं है। दीप्ति बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रही है। कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। हेलो हेलो, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो, तुम जो कोई भी हो ना, ये हरकतें करना बंद कर दो, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सरफराज, यहाँ क्यों खड़े? अरे कुछ नहीं भाईजान, बस देख रहा था हमारी बीवियाँ कितना काम करती है, कैसे मशरूफ रहती है काम में। जुबैदा, और तुम कहाँ मशरूफ थे? दिन भर से दिखाई नहीं दिए। देखा भाईजान, आपकी बहन एक बार मुझे देख न लेना तो दिन नहीं करता इनका। क्यों मिस कर रहे थे हमें? कमाल की जोड़ी है तुम दोनों की। एक साथ होते हो ना तो रौनक आ जाती है। अरे कहाँ भाभी जान, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वरना किस्मत तो अरबाज भाई की अच्छी है जो आप उनके गले का हार बनी। हमारी किस्मत में तो कांटे लगे हैं बस। अच्छा, बहुत चुपती हूँ ना मैं, भी बताती हूँ। आयशा ये क्या कर रही हो? बहुत चुपती हूँ ना मैं। रुको रुको, अरे आयशा, आयशा ये क्या करी तुम? आयशा एक बाहर निकलो। सरप्राइज, बच्चों की तरह। सॉरी भाभी, देखा तेरी मस्ती में भाभी के कपड़े खराब हो गए। तुम्हारे अरे कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ मम्मी, हाँ बस ऑफिस से निकल गई हूँ। ध्यान से आना। मम्मी आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अच्छा मम्मी एक बात बताना, वो राजन मेरा लैपटॉप रिपेयर करके दे गया? नहीं, तेरा लैपटॉप तो नहीं आया। अरे कितना बड़ा झूठा है, मुझसे तो कह रहा था दोपहर तक रिपेयर करके घर पहुंचा दूंगा। चलो मैं जाके देखती हूँ। भैया समता नगर। हाँ, सरफराज, इतनी रात में क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो पुरानी यादें ताजा कर रहा था। पुरानी यादें लैपटॉप में? आयशा ये क्या कर रही हो तुम? मैं शादी की वीडियो देख रहा था यार अपनी। आज तो हमारी शादी की वीडियो देख रहे थे ना, मैं भी देखती हूँ। तुम बिल्कुल ही पीछे पड़ जाती हो। शादी का वीडियो देख रहे थे या किसी की सुहागरात? कुछ भी। हाँ अच्छा, ये सब बोल के मूड बनाया जा रहा है ना, फैमिली प्लानिंग है ना। छोड़ो सरप्राइज। जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हो तुम दूर कर देती हो मुझे। क्यों? मां नहीं बनना है या फिर बोर हो गई हो तुम मुझसे?
तुम ना एकदम टू मच हो। चलो जल्दी से स्माइल दो। चलिए फिर। कहते हैं कि इंसान अपने तौर तरीके बदल सकता है, लेकिन फितरत बदलना बहुत मुश्किल काम है। और अगर फितरत बुरी हो तो उसके फितूर और भी खौफनाक होते हैं। और ऐसे फितूर में जीने वाले कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, जबकि आगे सिर्फ तबाही होती है। और ऐसी ही तबाही सरफराज का भी इंतजार कर रही थी। हत्या भले ही सरफराज की हुई थी, लेकिन वो फितूर नहीं मरा था जो इंसानी दिमाग से सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। मरने वाला सरफराज भले ही बदनाम था, लेकिन मारने वाला एक अरसे तक गुमनाम था। ये एक ऐसा मर्डर केस था जिसको हेडलाइन तब मिली जब एक और इंसानी फितूर गुनाह के पांव पसार रहा था। भैया जरा आराम से चलाइए आप। कुछ पता चला दीप्ति का? नहीं, वो राजन की दुकान पर अपना लैपटॉप लेने नहीं पहुंची और उसके ऑफिस वालों से भी कुछ पता नहीं चल रहा। सर मैंने ही फोन किया था आपको। यहीं से अगवा करके ले गए सर। मैं उन्हें यहीं समता नगर लेकर जा रहा था, इतने में वहीं से 2 लड़के आए और उठा कर ले गए सर। उस गाड़ी का नंबर नोट किया जिसमें लड़की को लेके गए? नहीं सर, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कुछ समझ में नहीं आया सर। लेकिन सर वैन ब्लू कलर की थी सर। दीप्ति किडनैपिंग केस देखते ही देखते इतना बड़ा बन गया था कि ये केस तुरंत क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जैन सर। जैन, क्या अपडेट? सर बोरीवली कॉम्प्लेक्स से किडनैपिंग स्पॉट तक उस ऑटो का ट्रेल चेक किया। जहां जहां सीसीटीवी मिला वहां उस ऑटो के पीछे वैसी कोई ब्लू वैन नहीं दिखी सर। और जहां किडनैपिंग हुई थी वहां सीसीटीवी नहीं था, इसलिए वैन आगे किस डायरेक्शन में गई इसका ट्रेस भी नहीं मिला। किडनैपिंग हुए 16 घंटे हो गए, पता नहीं सर लड़की किस हाल में होगी। और तुम कह रहे हो कि कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ है? वो वैन जरूर किडनैपिंग स्पॉट से जंगल की तरफ गई होगी, उस डायरेक्शन में चेक किया? जी हाँ सर, वहां पूरी रात पेट्रोलिंग हुई है और उस पैच में कहीं भी सीसीटीवी नहीं सर। और ज्यादातर स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़े। मैं मानता हूँ क्रिमिनल्स इन बातों का फायदा उठाते हैं, लेकिन हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। पता है ना मीडिया में कितना बवाल हो रहा है। सर जिस लड़की की किडनैपिंग हुई थी उसकी पहचान पता चल गई है। कल देर रात एक दीप्ति नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी और ये दीप्ति उसी एरिया में रहती है जहां से किडनैपिंग हुई थी। सर मैंने ऑटो वाले को इस लड़की की फोटो दिखाई तो उसने कहा कि वही लड़की है जो उसके ऑटो से किडनैप हुई थी। अरे लेकिन कुछ तो पता कीजिए, 2 दिन हो गए उससे गायब हुए हुए। आप मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। क्या दीप्ति किडनैप हुई है? आपको किसी तरह की कोई फिरौती का कॉल आया? नहीं सर। किसी पर शक है आपको? सर एक लड़का दीप्ति को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। कौन लड़का? पता नहीं सर, लेकिन काफी टाइम से दीप्ति परेशान लग रही थी। कुछ दिन पहले वो फोन पे किसी के साथ झगड़ा कर रही थी, तभी इस बात का पता चला। देखो तुम जो कोई भी हो ना, ये हरकतें करना बंद कर दो वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्या बात है बेटा, किससे बात कर रही थी? मालूम नहीं मम्मा कौन है, आए दिन मुझे ब्लैंक कॉल करता रहता है
और आजकल तो मेरा पीछा करना भी शुरू कर दिया है। और मामा आज तो उसने हद ही कर दी, मतलब इतना सब कुछ दीप्ति के साथ हो रहा था तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? यही गलती हो गई सर, पता नहीं था कि दीप्ति के साथ। प्लीज सर, प्लीज उसका पता कीजिए सर। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये काम है हमारा। आप लोगों ने कल दीप्ति को आखिरी बार कब देखा था? जी कल सुबह जब ऑफिस जा रही थी। कहाँ ऑफिस है दीप्ति का? जी बोरीवली में एबल कंप्यूटर्स नाम की कंपनी है, वहीं पर सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ऑफिस से निकलते वक्त उसने अपनी मम्मी को फोन भी किया था। अच्छा मम्मी एक बात बताना, वो राजन मेरा लैपटॉप रिपेयर करके दे गया? नहीं, तेरा लैपटॉप तो नहीं आया। अरे कितना बड़ा झूठा है, मुझसे तो कह रहा था दोपहर तक रिपेयर करके घर पहुंचा दूंगा। चलो मैं जाके देखती हूँ। दीप्ति रात को 9 बजे तक घर ही नहीं पहुंची, फिर उसका फोन भी बंद आने लगा। मैं राजन की दुकान पर गया पूछने के लिए तो वो कहने लगा कि दीप्ति वहां भी नहीं पहुंची। ये राजन की शॉप कहाँ है? हाँ सर, दीप्ति मैडम मेरी पुरानी कस्टमर है, उन्होंने अपना लैपटॉप ठीक करने के लिए मुझे दिया था। राजन भाई, अरे ये लैपटॉप चेक कर लेना, आजकल बहुत हैंग कर रहा है और इसमें वाईफाई का सिग्नल भी नहीं शो करता है। अरे मैडम 2 मिनट में चेक करके बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। आप बैठो ना, बैठो इधर। मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जल्दी। नहीं राजन भाई, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है, आप इसको सही करा के ना घर पहुंचा देना बस। आप इसे भी रखो और पहुंचा देना आप, ठीक है? अरे मैडम 2 मिनट में देख। कल शाम 7 साढ़े 7 बजे उनका फोन भी आया था मुझे। दीप्ति मैडम मैं आपको ही फोन करने वाला था। राजन भाई, लैपटॉप रिपेयर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल रिपेयर हो गया है, लेकिन मैं पहुंचा नहीं पाया। आप दुकान पे आके ले जा सकती हैं? चलो ठीक है, फिर मैं ही आकर ले जाती हूँ। लेकिन फिर वो आई नहीं। रात में उनके पापा आए थे, दीप्ति को लेके काफी परेशान थे। दीप्ति की किडनैपिंग तो यहाँ पास में ही हुई थी, तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं सर, मुझे तो आज सुबह ही पता चला इस बारे में। दीप्ति ने इसको बताया था कि वो इसकी शॉप पर आ रही है और किडनैप हो गई। इसकी बैकग्राउंड चेक करो और पता करो कि इससे कनेक्टेड किसी आदमी के पास ब्लू कलर की वैन है क्या जिसमें दीप्ति किडनैप हुई। दीप्ति के पेरेंट्स ने बताया था कि कोई लड़का दीप्ति को ब्लैंक कॉल करता, स्टॉक करता। दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड से स्टडी करो और जहां जहां दीप्ति का आना जाना था वहां सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ये लड़का दीप्ति के ऑफिस, गली, मोहल्ले कहीं से भी कनेक्टेड हो सकता है। अरे भाई साहब कमाल करते हैं आप भी। इतना सब कुछ हो गया, आपने बताया भी नहीं क्योंकि लड़का दीप्ति को परेशान कर रहा था। अब इतने गैर और इतने पराये हो गए हैं हम। बस जय, अभी ये सब बात करने की हालत में नहीं है हम लोग। अरे भाई साहब हम समझ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। भाई साहब कुछ तो बताइए आप, ताकि हम जाके दीप्ति के बारे में कुछ तो मालूम करें, उसे ढूंढे जाके कम से कम। दीप्ति के किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए दीप्ति के ऑफिस, घर, मोहल्ले हर जगह पूछताछ की जा रही थी, लेकिन दीप्ति को सही सलामत ढूंढने की पुलिस की कोशिश अब नाकाम हो गई थी। हालत देखकर तो लग रहा है सर इसके साथ रेप भी हुआ है। ये जगह किडनैपिंग लोकेशन से 7-8 किलोमीटर दूर है। आसपास पता करो, शायद किसी से उस ब्लू कलर की वैन के बारे में पता चल जाए जिसमें दीप्ति किडनैप हुई थी। ओके सर। इस लड़के को जानते हैं आप लोग? नहीं सर, क्या इसी लड़के ने? संकेत नाम है इसका नंबर हमें दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड्स में है। इनफैक्ट ये अपने 2 अलग-अलग नंबर से दीप्ति को कॉल करता था। सर एक मिनट, मैंने इस लड़के को ही देखा है। हाँ सर, इस लड़के को मैंने दीप्ति के साथ देखा था। दीप्ति बहुत गुस्से में लग रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो लड़का चला गया वहां से। दीप्ति क्या हुआ? निकलो यहाँ से तुम। कौन था ये? दीप्ति ने तो कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि ये वही लड़का हो जो उसको स्टॉक कर रहा था। जब इस लड़के को दीप्ति के साथ देखा था आपने, कब की बात है?
काफी समय पहले देखा। कहाँ देखा था? दीप्ति के ऑफिस के बाहर। सर मैंने कुछ नहीं किया दीप्ति के साथ, वो मेरी अच्छी दोस्त थी इसलिए फोन करता था उसको। वो भी दो नंबर से स्टॉक करता था उसको, पीछा करता था उसका? नहीं सर, मैं उसको स्टॉक क्यों करूंगा सर, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बल्कि मैं तो उसके साथ शादी भी करना चाहता था। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी? सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उनको दीप्ति की कंपनी कंप्यूटर सप्लाई करती है, इस वजह से हमारी फोन पर बातें होती थी। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ये लो। थैंक यू। यार दीप्ति, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, MBA भी किया हुआ है तुमने, ये कंपनी में क्यों फंसी हो? तुम्हें तो बहुत अच्छे जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं। फंसी नहीं हूँ संकेत, मैं ना बस सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। सही मौका मिलते ही मैं सीधा अब्रॉड। सच में? और जॉब के अलावा क्या सोचा है तुमने? मतलब? मुझे नहीं पता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट आई रियली लाइक यू। क्या तुम भी मुझसे? सर पसंद तो वो भी मुझे करती थी, पर सर दीप्ति शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। संकेत, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं शादी के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। यार दीप्ति, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? यार बार बार वही सवाल, मैंने बोल दिया, अब मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है संकेत। सर उसके बाद तो उसने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया, इसलिए मैंने दूसरा नंबर लिया था और उसको कॉल करता था मैं। हेलो, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सर एक दो बार उसने फोन उठाया, लेकिन मैं बात करने की हिम्मत जुटा नहीं पाया, और जब बात करने की कोशिश की तो वो और ज्यादा नाराज हो गई थी। हेलो दीप्ति, कैसी हो तुम? तुम मुझे इतने दिनों से ब्लैंक कॉल कर रहे हो? नहीं दीप्ति, मैं तो बस तुम्हें। बस करो, तुम्हारी फितरत ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, और अब मुझे दोबारा फोन मत करना। सर मैं तो बस उसको एक बार मिलना चाहता था, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आया। वो जब तेरी ये समझ में आया कि वो तुझे अवॉइड कर रही है तो ये बात तेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तूने दीप्ति को किडनैप किया और उसके बाद उसका रेप किया और मर्डर कर दी। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। जब तुमने उस लड़के को दीप्ति से झगड़ते हुए देखा तब मुझे क्यों नहीं बताया? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब मुझसे ही पूछ रहे हो कि लड़का कौन है? अरे भाई साहब, अगर तब बता देते ना तो बड़ी मुसीबत हो जाती। अच्छा ठीक है, आज बता रहे हैं तो क्या आप सुन रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? भाई साहब कहना ये चाह रहे हैं कि आप दीप्ति को अच्छी तरह से जानते थे, वो कैसी थी। अगर तब बोलते ना तो कहते कि मेरी लाइफ में ताक झांक कर रहे हो। देख लिया ना आपने, आप लोगों से कितना छुपाती थी वो। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो वो अब नहीं रही है। और नहीं भाभी जी, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। तुम्हारा सब मतलब समझती हूँ मैं। मुझे ये बताओ कि तुम दीप्ति के ऑफिस के पास क्या करने गए थे? सर दीप्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले दीप्ति को ड्रग्स देकर बेहोश किया गया, फिर उसका रेप किया गया। ये तो दीप्ति की लाश देखकर लग ही रहा था। कॉज ऑफ डेथ सफोकेशन। लेकिन सर किलर यहीं तक नहीं रुका। ये कोई विकृत मानसिकता वाला ही कर सकता है। संकेत ने कुछ उगला? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, किलर ने दीप्ति की बॉडी से अपना DNA भी वाइप आउट कर दिया। दीप्ति को दो लोगों ने किडनैप किया था। अगर संकेत दीप्ति की किडनैपिंग में शामिल है तो उसका कोई दूसरा साथी भी होगा। एक काम करो, संकेत को जाने दो और नजर रखो इस पर, और पता करो कि संकेत से कनेक्टेड किसी भी आदमी के पास ब्लू कलर की वैन है क्या। और सर इसके अलावा राजन के बारे में एक बात पता चली है। राजन पे तकरीबन 1 साल पहले एक लड़की ने मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया था। केस स्ट्रॉन्ग नहीं था इसलिए छूट गया। इसे देखकर ही लग रहा था कि आदमी ठीक नहीं है। लेकिन सर फिलहाल इसके बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं मिला है जिसके पास कोई ब्लू कलर की वैन हो। एक मिनट। हाँ अभिषेक बोलो। सर राजन के बारे में पूछताछ की तो राजन का एक हेल्पर गिरीश सामने आया है, तो उसके पास राजन का एक लैपटॉप भी है। सर ये राजन भाई का लैपटॉप है जिसमें राजन भाई ने वो लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीर रखी है सर। ये लैपटॉप तुम्हारे पास कैसे है? साहब वो राजन भाई क्या, मैं बहुत सालों से काम करता था साहब, और पिछले 3-4 महीने की पगार वो मेरी लटका के रख रहे थे, और जब मांगने गया तो सब धक्का मार के बाहर निकाल दे रहे थे साहब। नहीं देता पगार, चल निकल यहाँ से, चल निकल। तो गुस्से में आके मैं लैपटॉप उठा के भाग गया साहब। ये लैपटॉप में जो लड़कियां कौन है ये? सर वो मालूम नहीं सर मुझे। राजन का दीप्ति को लेकर कैसा बिहेवियर था? साहब राजन भाई तो थोड़े अयास हैं साहब, मैंने साहब को बताया था साहब, और दीप्ति मैडम को लेके उनकी नज़र कुछ ठीक नहीं थी साहब। ठीक है जाओ तुम। थैंक यू सर, थैंक यू।
दीप्ति के साथ जिस तरह से रेप किया गया उससे तो यही लगता है कि ऐसी मानसिकता वाला आदमी ऐसा कर सकता है। चेक करो, हो सकता है इसमें दीप्ति के भी फोटोग्राफ्स हो, और राजन को लेके आओ। सर दीप्ति ने आखिरी कॉल तुझे किया था, और सीधे सीधे बोल, दीप्ति के रेप और मर्डर में तेरे साथ दूसरा कौन शामिल था? सर मैंने कुछ नहीं किया है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही होगी। तेरे लैपटॉप में जो न्यूड पिक्चर्स हैं किन लड़कियों की हैं? मेरे लैपटॉप में? मेरा कौन सा लैपटॉप? अरे वही लैपटॉप जो गिरीश तेरी दुकान से लेके भागा था। हाँ सर, गिरीश मेरी दुकान से लैपटॉप लेकर भागा था, लेकिन सर वो लैपटॉप मेरा नहीं है, वो तो एक लड़का मेरी दुकान पे मुझे बेच के गया था। अच्छा, तो कहानी सोच क्या है? सर मैं सच बोल रहा हूँ, एक दिन एक लड़का उस लैपटॉप को लेकर मेरी दुकान पे आया था और मुझे बेच के गया था। ₹2000 मिलेंगे इसके? ठीक है, दो जल्दी। सर वो लैपटॉप बेचना चाहता था, मैंने ₹2000 में खरीद लिया। मैंने सोचा था कि इसको ऊंचे दाम में बेच दूंगा, मुझे नहीं पता था कि उस लैपटॉप में वो सब फोटोज हैं। कौन था वो लड़का? मुझे नहीं पता सर, वो तो मैंने पहली बार अपनी दुकान पे देखा उस लड़के को। सर मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। ओ इज्जतदार आदमी, सब पता किया हमने तेरे बारे में। मोलेस्टेशन का चार्ज लगा था तुझ पर। वो तो झूठा आरोप है सर मेरे ऊपर, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं उगलेगा ये। उगलवा इस। स्टॉप सर 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 एक मिनट सर। सर मैंने लैपटॉप चेक किया, पर इसमें दीप्ति की कोई फोटो नहीं मिली। हो सकता है दीप्ति की फोटोग्राफ इससे डिलीट कर दी गई। इसका डिलीटेड डेटा रिट्रीव करो। ओके सर, और एक बात सर, ये सारी फोटोज मॉफ्ड हैं। मॉफ्ड? जी सर। यानी न्यूड पिक्चर्स के ऊपर दूसरी लड़कियों के फेसेस लगाए गए। राइट सर। और एक बात सर, मैं जब लैपटॉप चेक कर रहा था तो मुझे सरफराज नाम का एक फोल्डर मिला सर, जिसमें इस लड़के के कई फोटोज हैं। ये देखिए, लैपटॉप से ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला सर, लेकिन जब मैंने लैपटॉप के सीरियल नंबर से इसके बायर का पता किया तो पता चला कि कुरला के रहने वाले सरफराज ने लैपटॉप खरीदा है सर। और ये देखिए सर, लैपटॉप पे भी एस लगा है। हो सकता है सर लैपटॉप खरीदने वाला सरफराज और फोल्डर के अंदर जिसके फोटो है वो सरफराज, ये दोनों एक ही हैं। पॉसिबल है। अभिषेक, कोला पुलिस से कांटेक्ट करो और सरफराज को लेकर आओ। सर। आयशा चलो घर में गरम चाय। सूरी, आयशा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। किस बारे में? माना कि तुम्हारी डिलीवरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन अब तुम फिट हो और जूही भी 1 साल की हो गई है। आयशा, तुम वही बिजनेस फिर से शुरू क्यों नहीं कर देती जो तुम जुबैदा भाभी के साथ करती थी? नहीं वसीम, अब हालात बहुत बदल गए हैं। मुझे नहीं लगता कि जुबैदा भाभी दोबारा वो काम शुरू करना चाहेंगी। तो तुम क्यों शुरू नहीं कर देती? क्यों? मेरा और जूही का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है क्या? आयशा, मैंने तुम्हारी हर मुश्किल को आसान किया है और तुम मेरे लिए मुश्किल नहीं बन सकती। और जूही, उसका नाम नहीं लिया तुमने। क्यों? वो सरफराज का खून है इसलिए? जिस लड़के ने तुझे लैपटॉप बेचा, ये वो? नहीं सर, ये वो नहीं है। स्केच बनवा सकता है उसका? हाँ, वो लड़का कुछ कुछ ऐसा ही दिखता था। ₹2000 मिलेंगे इसके? ठीक है, दो। दीप्ति का जहां जहां आना जाना था वहां की मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोला था। क्या अपडेट है उसका? सर हमने दीप्ति के फोन के लोकेशन के हिसाब से ऐसे कई एरियाज की फुटेज निकलवाई है, लेकिन सर फुटेज काफी ज्यादा है। फुटेज ज्यादा है तो ज्यादा आदमी लगाओ चेक करने के लिए। फुटेज में जहां जहां दीप्ति स्पॉट हुई है वहां पर उसको स्टॉक करने वाला भी हो सकता है, और वो संकेत, राजन, सरफराज कोई भी हो सकता है, या फिर ये स्केच वाला भी हो सकता है, जिसका पता लगाना है। जी सर। दीप्ति की हत्या हुए अब 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन दीप्ति के हत्यारे की तलाश में अब पुलिस को सरफराज से जुड़े ऐसे राज पता चलने वाले थे
जो इस केस को और भी उलझा देने वाले थे। सर मैंने कुर्ला पुलिस से कांटेक्ट किया तो मालूम चला कि सरफराज पिछले 1.5 साल से लापता है। लापता है? जी सर 1.5 साल पहले सरफराज की मिसिंग कंप्लेंट उसकी बीवी ने दर्ज करवाई थी, लेकिन कुर्ला पुलिस सरफराज के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई और ये केस पिछले 1.5 साल से अनसॉल्व्ड है। 1.5 साल से? ऐसा क्या इस केस में कि पिछले 1.5 साल से सॉल्व नहीं हुआ? सर मैंने ये केस स्टडी किया, इस केस के ऊपर कुछ खास काम नहीं हुआ था, बस इस विलास नाम के आदमी के ऊपर शक जताया गया था क्योंकि इसने सरफराज को आखिरी कॉल किया था, लेकिन सर इसके खिलाफ बाद में कुछ मिला नहीं तो इसे छोड़ना पड़ा। 1.5 साल पहले सरफराज गायब होता है और 1.5 साल के बाद ये लड़का सरफराज का लैपटॉप राजन की दुकान पर बेचता है। दीप्ति राजन को लास्ट कॉल करती है और राजन की दुकान पर जा रही होती है। बीच रास्ते में ही दीप्ति का रेप और मर्डर केस सरफराज के केस से जरूर ताल्लुक रखता है। सरफराज और इस स्केच वाले लड़के के बारे में पता लगाने के लिए हमें विलास और सरफराज से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों से मिलना पड़ेगा। क्या हुआ ऐशा? कुछ नहीं। जी आयशा। जी हाँ। मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम ब्रांच। हमें आपके पति सरफराज के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। सरफराज? पूरे 1.5 साल बाद सरफराज के बारे में? पूछिए, क्या पूछना है? हमें आपके पति सरफराज का लैपटॉप मिला है। सरफराज का लैपटॉप कहाँ? और सरफराज? ढूंढ रहे हैं हम उसे। दरअसल सरफराज का लैपटॉप दहीसर में दुकान पर बेचा गया और जिसने बेचा तो ये लड़का है। आप जानती हैं इसको? नहीं। सरफराज के लैपटॉप में हमें कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स मिले हैं। उनके फेसेस कुछ न्यूड पिक्चर्स के साथ मॉर्फ किए गए हैं। दहीसर के जिस एरिया में सरफराज का लैपटॉप बेचा गया, रिसेंटली उसी एरिया में दीप्ति नाम की लड़की का रेप और मर्डर किया गया। जानती हैं आप दीप्ति को? कभी आपने देखा था सरफराज के साथ इसे? जी नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि सरफराज के लैपटॉप में बहुत सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स थे, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की के न्यूड फोटोग्राफ्स नहीं देखे। वो यही थी लड़कियां? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, लेकिन हाँ, सरफराज से जरूर जानना चाहती थी कि ये लड़कियां कौन थी, कौन है ये लड़कियां, और इनके फोटोग्राफ्स तुम्हारे लैपटॉप में क्या कर रहे हैं सरफराज? अच्छा, इसीलिए तुम उस दिन अपना लैपटॉप मुझे नहीं दे रहे थे, है ना? चुप क्यों हो? बोलो सरफराज। मेरा पास्ट, तुमसे शादी करने से पहले ये सारी लड़कियां मेरी लाइफ में आई थी एक एक करके। मैं सबसे प्यार करता था। फिर मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं इन सबके प्यार में नाकाम हो चुका था। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता नाकाम हो। इतना सब जानते हुए भी मैंने सरफराज को माफ कर दी, लेकिन वो भरोसे के लायक ही नहीं था। एक दिन वही हमें छोड़कर चला गया। लेकिन सरफराज की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते वक्त ये बातें तो आपने बताई नहीं थी। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन वो लौटकर जरूर आएगा। मेरे पेट में उसका बच्चा था, लेकिन ना तो उसे मेरी परवाह थी, न ही अपने बच्चे की। अगर वसीम ना होते, ना तो आज मैं जिंदा होती, ना ही मेरी बच्ची। वसीम? आप ही वसीम हैं? जी सर, मैं वसीम, सरफराज का दोस्त। और अब हम पति पत्नी। हाँ सर, आज से 1.5 साल पहले से मैं सरफराज के कांटेक्ट में था सर। वो एक ब्रोकर था और मुझे एक प्लॉट की तलाश थी सर, और इसलिए मैं उससे मिला था। और ये बात सर मैंने कुर्ला पुलिस को भी बताई थी। लेकिन 1.5 साल बाद अब हमें पता चला है कि इस आदमी ने सरफराज का लैपटॉप दहीसर में बेचा था। क्या उस दौरान कभी इस आदमी को सरफराज के साथ देखा था? नहीं सर, मुझे ध्यान में नहीं है। शायद कभी देखा होगा सरफराज के साथ में,
इसका नाम सरफराज है। ये 1.5 साल से लापता है। क्या इसको जानते हैं आप लोग? कभी दीप्ति के साथ देखा उसको? और इसको? जी नहीं सर। तो क्या इन दोनों ने? ऐसा शक है हमें। शक करने की वजह तो है, जिस तरह से सरफराज के गायब होते ही आयशा और वसीम ने शादी कर ली, उससे तो यही लगता है कि सरफराज खुद से गायब नहीं हुआ है, बल्कि सरफराज को गायब किया गया है। वैसे भी जिस आदमी के लैपटॉप में इतनी सारी लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स, वो उन्हें डिलीट किए बिना अपना लैपटॉप क्यों भेजा? इसको ना तो आयशा ने पहचाना और ना ही वसीम ने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों इसको जानते हैं लेकिन हमसे सच छुपा रहे हैं? सर, मैंने ये स्केच हर जगह सर्कुलेट करवा दिया। इसके साथ साथ हमारी टीम अब ये भी पता लगा रही है कि सरफराज और दीप्ति से जुड़े किसी भी इंसान के पास वो ब्लू वैन तो नहीं जिसमें दीप्ति को किडनैप किया गया। सरफराज के लैपटॉप में जितनी भी लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, हमें उन सबकी पहचान पता करनी होगी। आशा का कहना है कि इन सभी लड़कियों के साथ सरफराज का अफेयर था। अगर ये सच है तो पॉसिबल है दीप्ति भी सरफराज का पास। लैपटॉप का डिलीटेड डेटा रिट्रीव हुआ? फिलहाल तो नहीं सर, जल्दी हो जाएगा। हेलो भाभी जान, कैसी हैं आप? आयशा, तू? लगता है अब तो आपने मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से। अरे नहीं, वो फोन बदल दिया है। बदल तो बहुत कुछ गया है भाभी। जिंदगी हर कदम पे नया मोड़ ले लेती है। आयशा, तू ये क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तो लगा था आप खुद ही फोन करके बता देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लेती। पुलिस को क्या बताया आपने मेरे बारे में? पुलिस? आयशा, आयशा ये क्या कह रही है तू? क्यों? पुलिस सरफराज के बारे में पूछताछ करने के लिए आपके पास नहीं आई? सर, हमने दीप्ति के ऑफिस के बाहर की पिछले 2 महीने की कई सीसीटीवी फुटेज चेक की। उनमें से कई फुटेज में दीप्ति संकेत के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन सर, फुटेज में संकेत दीप्ति को स्टॉक करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दीप्ति को लगता था कि कोई लड़का उसको स्टॉक करता था, पीछा करता था उसको। बाकी की फुटेज भी चेक करो। जी सर। और एक बात है सर, दीप्ति की हत्या से 2 दिन पहले उसका चाचा उसके ऑफिस के बाहर देखा गया था। मैंने और चेक किया तो पता चला कि दीप्ति का चाचा अक्सर दीप्ति के ऑफिस वाले एरिया में जाया करता था। इसके खिलाफ मिला कुछ? अनमेरिड, जॉबलेस, फ्रस्ट्रेटेड आदमी है सर। शराब की भी लत है। कुछ साल पहले तक दीप्ति के पेरेंट्स के साथ ही रहता था। दीप्ति के फादर इसकी आदतों से परेशान थे, इसलिए इसे अलग कर दिया। जयेश घर में अपना हिस्सा मांग रहा था सर, और दीप्ति घर बेचने के खिलाफ थी। हाँ सर, ये बात सही है कि जयेश चाहता था कि मैं घर बेच दूं और उसे उसका हिस्सा दे दूं। लेकिन दीप्ति ये नहीं चाहती थी कि ये घर में क्या। चाचा, आप किस मुंह से अपना हक मांग रहे हैं? दीप्ति, हम दोनों भाइयों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। क्यों? क्यों ना बोलूं? आप भूल गए जब आपको बिजनेस करना था आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था और आपका बिजनेस तो ठप हो गया। उसकी किस्तें किसने चुकाई? मैंने और पापा ने। तू हद से ज्यादा नहीं बोल रही है? हा? क्यों? आप भी हद में कहाँ रहते हैं? काम आपको आता नहीं है और नशा आपसे छूटता नहीं है। अपने हद में रह जयेश, वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो आपको कभी लगा नहीं कि जयेश ऐसा कुछ? सर, माना कि जयेश से हमारी बनती नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। ये ऐसा समझ सकते हैं सर, लेकिन मुझे किसी पे भरोसा नहीं। मेरी बेटी को किसी दुश्मन से कम नहीं समझता था वो। साहब, मुझे मालूम था भाभी जी मुझे बख्शेंगे नहीं, लेकिन मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं कि अपनी भतीजी के साथ ये सब। तो फिर उसके ऑफिस के पास क्यों मंडराता था? दीप्ति की हत्या से 2 दिन पहले भी तू वहां देखा गया, क्यों गया था? मैं तो बस उससे मिलके बताना चाह रहा था कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए और रास्ते में ना आए। काम नहीं है साहब, पैसा नहीं है। काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन तेरा दोस्त उमेश तो तुझे पैसे दे रहा था ना, कर्जा दे रहा था ना तुझे, और रोज पे रोज तुझे दारू भी पिला रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको खुश करने के लिए तूने दीप्ति को? पैसा कुछ नहीं है साहब, मैं सच कह रहा हूँ। जो भी है वो तो तेरा दोस्त गल देगा, और तो भी। मैंने कुछ नहीं किया था सर। इस लैपटॉप का डिलीटेड डाटा रिट्रीव कर लिया गया है सर। इसमें दीप्ति के फोटोज नहीं मिले। ये देखिए, एक दूसरी लड़की के न्यूड फोटोज मिले। मतलब इस लड़की के फोटोग्राफ्स मॉर्फ नहीं किए गए? नहीं सर, ये फोटोज मॉर्फ नहीं किए गए, बल्कि ओरिजिनली ऐसे ही खींचे गए हैं।
जुबैदा, क्या सोच रही हो? आपने हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचा, कभी उसकी जिंदगी दागदार नहीं होने दी, लेकिन मुझ पर लगा ये दाग मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। एक दूसरी लड़की के न्यूड फोटोज मिले हैं। मतलब इस लड़की के फोटोग्राफ्स मॉर्फ नहीं किए गए? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? सरफराज के लैपटॉप में आपके ये फोटो होने की कोई तो वजह होगी। वजह थी, सरफराज अय्याज था, गलती हमारी भी थी। मैंने बिना जाने बिना परखे अपनी बहन की शादी उसके साथ करवा दी और उसके बाद उसको पड़ोस में ही घर दिलवा दिया। फिर वो मेरी बीवी पे ताक झांक करने लगा। मुझे कभी भी उसकी नीयत पर शक नहीं हुआ। मैं और आयशा तो मिलकर एक साथ अच्छे से काम कर रहे थे, काम बढ़ भी रहा था, लेकिन फिर अचानक मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया। आयशा, मैं नहीं चाहता कि इस काम से जुबैदा को और ज्यादा तकलीफ हो। डॉक्टर ने 2 महीने का हैवी कोर्स दिया है। देखो, इस दवा को खाने से इसको ज्यादा नींद आएगी। तुम बात को समझो। ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए काम बंद कर दो। मेरी तबीयत की वजह से हमें कुछ टाइम के लिए हमारा काम बंद करना पड़ा, और एक दिन मैं दवा लेके बस आराम कर रही थी तो हाय भाभी। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, वो थोड़ा सर बहुत चकरा रहा था। और अरबाज भाई कहाँ हैं? अगर आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो मुझे बताना चाहिए था। मैं दवा के नशे में थी और फिर अचानक न जाने कैसे मेरी आंख लग गई। और फिर उसने तब मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब आँख खुली तो फिर अरबाज घर वापस आए तो मैंने सब कुछ बता दी। मैं तो उसी वक्त पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद हम यहाँ मेरे मायके चले आए, लेकिन सरफराज ने उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सरफराज, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। मैं आयशा को सब कुछ बता दूंगी। तो बता दो, डरता नहीं हूं मैं। सरफराज, सरफराज, क्यों तू मेरी बहन और मेरी बीवी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। बस एक रात के लिए जुबैदा को मेरे साथ छोड़ दो। चिल्ला मत। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जुबैदा की फोटो इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। सर, उसने नाक में दम कर दिया था, इसीलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। नहीं, इसकी मदद से। नहीं सर, हम इसे नहीं जानते सर। जुबैदा और अरबाज सस्पेक्ट नजर आ रहे थे, लेकिन सरफराज के साथ क्या हुआ होगा इसको लेकर पुलिस नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही थी और उन्हें उस आदमी की तलाश थी जिसने सरफराज का लैपटॉप राजन को बेचा था। वहीं जुबैदा के अलावा सरफराज के लैपटॉप में कई लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो थे और पुलिस एक एक करके हर लड़की को आइडेंटिफाई कर रही थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर लड़कियों का कहना था कि वो सरफराज को ठीक से जानती तक नहीं थी। पुलिस के मन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि 1.5 साल पुराना वो केस। सर, हमने इस फुटेज को क्लोजली एग्जामिन किया तो ये देखा, 1-2 जगह और ये दीप्ति के पीछे जाता हुआ देखा। शर्मा, पता करो इसके साथ दूसरा और कौन था। जी सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया था। सर, मैंने क्या किया सर? सब पता चल गया हमें। तू ही दीप्ति को स्टॉक करता था, पीछा करता था उसका। और हमने तेरे उस मैकेनिक दोस्त नरेश के बारे में भी पता लगा लिया, जिसके गैरेज की ब्लू कलर की वैन में तुम दोनों ने मिलकर दीप्ति को किडनैप किया। तेरे उस मैकेनिक दोस्त ने सब कुछ उगल दिया है। बेहतर यही होगा कि तुम भी उगलते। सब राजन भाई नहीं है क्या? राजन भाई तो बाहर है। अच्छा, मेरा हार्ड ड्राइव ठीक हो गया? हाँ, वो हो गया ठीक मैडम। दो अच्छी लगती थी दीप्ति मुझे,
दिन रात उसका चेहरा मेरे मन में घूमता रहता था, छूना चाहता था मैं उसको। पागल हो गया था मैं, पागल। प्यार करता था मैं उससे। अगर मैं उसको ये बात बोलता तो कहीं नहीं मानती। मेरे को मालूम था उस दिन वो राजन भाई की दुकान पे आने वाली। आप दुकान पे आके ले जा सकती हैं? अपने दोस्त का प्लान बना के उठा लिया उसको। जाने दो मुझे। नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत। दीप्ति, मैं हूं। प्यार करता हूँ दीप्ति तुमसे। शादी कर लो मुझसे। साहब, मरते तब तक तू उसका रेप करता रहा और मरने के बाद भी बोलता है प्यार करता था। कुत्ता साले, और इतना कुत्तों की इसकी चीखें पुलिस स्टेशन के 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देनी चाहिए। दीप्ति एक ऐसे गुनाह का शिकार हुई थी जिसको लेकर हम आए दिन आक्रोश से भर उठते हैं, पर कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं। और आज ये बेबसी हम सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही। दीप्ति रेप और मर्डर केस पुलिस सॉल्व कर चुकी थी, लेकिन सरफराज मर्डर केस अब भी बिना नतीजे के था। पुलिस अब भी सरफराज को मिसिंग मानकर ढूंढ रही थी, जो कि जुबैदा और कई और लड़कियों का गुनहगार नजर आ रहा था। सर, ये स्केच इस शाद नाम के लड़के का है। ये साइन में एक फैक्ट्री में काम करता है और सर 1 महीने से गायब। और सर ये भी पता चला है कि ये शाद इस विलास के टच में भी था। जब 1.5 साल पहले सरफराज गायब हुआ था तो उसे आखिरी कॉल इसी ने किया था। साहब मेरा दोस्त था साहब, और वो लैपटॉप मेरे स्टोर रूम में रखा हुआ था साहब। बिना पूछे मुझसे उठा के ले गया और उसे भेज दिया साहब। तो शाद इस वक्त कहाँ है? आपने उसका स्केच दिखाया था ना, मैं डर गया था साहब, मैंने उसे गांव भेज दिया। तो तूने और शाद ने मिलकर सरफराज को गायब किया था? नहीं साहब, शाद ने कुछ नहीं किया है साहब। तो फिर कौन मिला हुआ था तेरे साथ? कहाँ है सरफराज? क्या किया उसके साथ? हेलो विलास भाव, अरे बताओ क्या खिदमत करूं आपकी? अरे बहुत इंतजार कराया आपने। सरफराज ने जब मेरी बेटी जुबैदा के वो गंदी फोटो खींचे, तब वो मेरे दामाद के साथ मेरे घर सूरत आ गई। मेरी बेटी की तरह मैं भी चाहता था कि हम पुलिस के पास जाए, मगर मेरा दामाद नहीं माना। अगर हम पुलिस के पास गए तो हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? बात समझिए। अब अगर पुलिस के सामने अगर ये बात आई तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। अभी पुलिस नहीं, मैं फिर भी खून के घूंट पी के रह गया। लेकिन जब उसने मेरी बेटी की फोटो इंटरनेट पर डालने की धमकी देनी शुरू की, तब मैं खुद गया उसे समझाने, उसकी मिन्नतें करने। खुदा से डर बेटा, वो फोटो डिलीट कर दे। अपनी बेटी दे दे, सिर्फ 1 रात के लिए। राज, तू ये सही नहीं कर रहा है, समझा? चले, क्या जो करना कर ले। विलास को तो मैं काफी दिनों से जानता था। बहुत सारा कर्जा लेकर रखा था उसने मुझसे। और तुमने उसको बोला कि अगर वो तुम्हारा साथ देगा तो तुम उसका सारा कर्जा माफ कर दोगे। मैंने जो भी किया अपनी बेटी के आबरू बचाने के लिए किया, और मुझे उसका जरा भी अफसोस नहीं है। जुबैदा के पिता यूसुफ ने कहा कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। और हमारे समाज और हमारे आसपास शायद ऐसे कई लोग होंगे जो शायद ये सोचते होंगे कि सिर्फ सरफराज ही क्यों, अगर दीप्ति के गुनहगार गिरीश का भी सरफराज जैसा ही अंजाम होता तो शायद गलत नहीं होता। हाल ही में हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ हुआ जहां महिलाओं के साथ गलत करने वालों को सूली या गोली, किसी भी तरह से इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही थी। लेकिन इंसाफ के मामलों में जज्बात और फितूर से नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया से ही फैसलों तक पहुंचना चाहिए। अगर जुबैदा का पति अरबाज पहले से ही पुलिस की मदद लेने का फैसला कर लेता तो जुबैदा के पिता की बेबसी का फितूर उन्हें आज कटघरे में लाकर खड़ा नहीं करता। कामिनी, तू आज यहीं रुक जाना, वैसे भी कितनी रात हो गई है। कल हम साथ में चलेंगे ड्यूटी पे। तुझे तो पता है अरब घर पर वेट कर रहा होगा मेरा, उसको मेरे बिना नींद कहाँ आती है। चल अपना ध्यान रखना। चल बाय बाय। मैं पुलिस वाली हूँ, अगर
नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। अपराधियों में पुलिस का डर ही अपराध पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। बड़े से बड़ा अपराधी भी पुलिस से टक्कर लेने से डरता है, लेकिन ये जो हमने अभी देखा, शायद इससे डरावना और कुछ नहीं हो सकता। कौन थे ये लोग जिनमें पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं था? इकड़े बस, मैं आई को देख के आता हूँ। बाबा, आई ड्यूटी पर ही है ना? अब पता नहीं बेटा, मैं पूछ के आता हूँ। वो काले जरा भागा मुलगड़े। अरे सर प्रमोद, तेरी तो नाइट ड्यूटी है, सुबह क्यों आ गया? साहब मैं ड्यूटी के लिए नहीं आया, मैं कामिनी को देखने के लिए आया हूँ। वो रात को इलेक्शन ड्यूटी के लिए गई थी, लेकिन अब तक घर लौटी नहीं है। अब तक नहीं है? रीगा में सर कल जो इलेक्शन ड्यूटी पे टीम गई थी वो वापस आ गई? सर एक मिनट चेक करता हूँ। सर हमारे पुलिस स्टेशन से 5 लोगों की ड्यूटी लगी थी, उनमें से आज 3 लोगों की नाइट ड्यूटी है और 2 की डे की। सर उनमें से चेतना सिरके ने रिपोर्ट की है, मगर कामिनी सकपाल ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। सर रिपोर्ट तो तब करेगी जब वापस आएगी, वो वापस आई ही नहीं। ये चेतना कहाँ है? सर हम सभी इलेक्शन ड्यूटी के बाद वापस आ गए थे और तीनों कांस्टेबल बस से निकल गए थे और मैं और कामिनी उसकी स्कूटी से आ गए थे। उसने मुझे मेरे घर के पास ड्रॉप किया और वो निकल गई। तो जब कामिनी ने तुम्हें ड्रॉप किया तो कोई बात हुई थी? उसने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रही है? हाँ सर। अरब घर पर वेट कर रहा होगा मेरा, उसको मेरे बिना नींद कहाँ आती? चल अपना ध्यान रखना। चल बाय बाय। और साहब कामिनी तो घर आई ही नहीं। तुमने उसको फोन किया? साहब किया था फोन, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। मैके गई होगी, वहां फोन करके देखो। नहीं साहब, उसका मैका दूसरे गांव में, यहाँ से बहुत दूर। अपने घर पे आने के बजाय वो वहाँ क्यों जाएगी ना? लेकिन फिर भी मैंने उसके माँ बाप को फोन किया था, वो वहाँ पर भी नहीं है। गायकवाड़ एक काम करो, कामिनी ने चेतना को जहाँ ड्रॉप किया वहां से लेकर कामिनी के घर तक के रास्ते पे सर्च करो, पता करो किसी ने उसे देखा क्या। यूं अचानक इस तरह खुलेआम एक लेडी कांस्टेबल का गायब हो जाना एक गंभीर विषय था। कामिनी कहां थी, उसके साथ क्या हुआ था, इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं थी। क्या ये एक रैंडम क्राइम था या ये एक साजिश थी या फिर कोई दुश्मनी? साहब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? साहब वो कामिनी की स्कूटर पार्क है। ये कामिनी की है? हाँ साहब, ये कामिनी की स्कूटर है। इसकी डुप्लीकेट चाबी है तुम्हारे पास? डुप्लीकेट चाबी क्या घरच्या चावींबरोबर असते? बघतो। हाँ है साहब। स्कूटर खराब हो गई, इसीलिए कामिनी ने इसे यहाँ छोड़ दिया। लेकिन फिर वो कहाँ गई? एक काम करो, अंदर पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या? हाँ सर। हाँ बोलो गायकवाड़। सर कामिनी की स्कूटी यहाँ हाईवे के पास मिली है, खराब हो गई, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कामिनी कहाँ गई। एक काम करो गायकवाड़, कामिनी का फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। सर इससे कुछ बोला ही नहीं, आके सीधा मारना शुरू कर दिया। सर इतनी बुरी तरीके से बाल खींचकर मारा है इसने। सर ऐसे कोई टीचर को मारता है क्या? ये टीचर नहीं, जल्लाद है जल्लाद। इतने छोटे बच्चे को कोई बुरी तरह से मारता है क्या? आपको विश्वास नहीं है ना? ये देखिए देखिए मेरे बेटे। सर मुझे इस औरत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। अरे तू क्या मेरी कंप्लेंट लिखवाएगी? मैं इसकी कंप्लेंट पहले लिखवाऊंगी सर, क्योंकि इसने मेरे बच्चे को पहले मारा है, फिर मैंने इसे मारा है। नहीं साहब, हमें कोई कंप्लेन नहीं लिखवानी। अरे ऐसे कैसे हम कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगे? जया तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। देखो ये हमारे बच्चे की गुरु है और गुरु का दर्जा भगवान के समान होता है। इन्होंने अगर प्रीतम को मारा भी है तो जरूर उसके भले के लिए मारा होगा। मैडम मैं आप लोगों से अपनी बीवी की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। चलो चलो जया, आ जाओ। प्रीतम आ जाओ। चल सर मुझे इस औरत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सोच लो, बच्चे को मारना ज्यादा बड़ा जुर्म है। ऐसा ना हो कि ये कंप्लेंट तुम पे उल्टे पड़ जाए। दोबारा ऐसे मत करना। अरे ठीक है, बिस्किट खा। बाबा आई कहाँ है? अब तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी बेटा, तू बिस्किट तो खा ले। नहीं बाबा, जब तक आई नहीं आएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा और आई के हाथ से ही खाऊंगा। सर कामिनी का फोन अभी स्विच ऑफ है, लेकिन अभी 1 घंटे पहले तो उसका फोन ऑन था, हाईवे पे मूव कर रहा था। सर हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का फोन आया था। हाईवे के बाजू में सर्विस रोड है, वहां पर एक औरत की डेड बॉडी मिली। आरव कहाँ से करते हो? खाना बिस्किट।
देखो बॉडी किसकी है। सर ये बॉडी कामिनी की नहीं है। बॉडी अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। देखो गायकवाड़, किसी धारदार चीज से गला काटा गया है और बॉडी पे चोट के निशान भी है सर। सर लगता है इसका बलात्कार हुआ है। कुछ आइडेंटिटी प्रूफ मिला? तो कुछ भी नहीं। बॉडी को कैसे पहचानेंगे? पोस्टमार्टम के लिए भेज दो गाड़ी। यस सर। सर ये देखिए टायर के मार्क्स हैं किसी बड़ी गाड़ी के। रिका में सर फॉरेंसिक टीम को बुला और ये टायर का इंप्रेशन लेने को बोलो। चेतना। यस सर। बॉडी का फोटो सर्कुलेट कर दो आसपास के पुलिस स्टेशन में। यस सर। पता करो इसकी मिसिंग कंप्लेंट। ठीक है ओके सर। मुझे लगता है ये लड़की हाईवे पे अकेली थी और उसके अकेलेपन का किसी ने फायदा उठाया। कहाँ जाना है आपको? चलो हम छोड़ देते हैं, हम इसी तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। अरे बस से तो तभी जाओगी जब यहाँ कोई बस रुकेगी। यहाँ कोई बस स्टॉप नहीं है, आ जाओ हम छोड़ देते हैं। अरे डरो मत, हम अकेला नहीं है, हमारे साथ में हमारी भाभी भी है। आ रहा हो बेटा, चलो हम घर चलते हैं। बाबा आई कहाँ है? यहाँ नहीं है तो कहाँ है आई? बेटा आई ड्यूटी पे गई है, जैसे ही ड्यूटी खत्म हो जाएगी वो घर पे आ जाएगी। चलो हम घर चलते हैं। सर ये तो गायकवाड़, जब तक कामिनी का पता नहीं चलता तब तक प्रमोद को नाइट ड्यूटी से हटा और डे ड्यूटी दे दो। और हाँ, कामिनी ने चेतना को जहाँ ड्रॉप किया वहां से उसका फोन स्विच ऑफ होने तक का रूट चेक किया? सर उस पूरे एरिया को चेक किया, कुछ नहीं मिला। पर सर हाईवे के उस रूट पे, उस पूरे रोड पर कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिससे कोई क्लू मिल सके। सर कल हमें हाईवे के पास जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत का वक्त दोपहर 3 से 5 के बीच का है और शेविंग ब्लेड से गला काट के उसे मारा गया। सर मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था और उसे बुरी तरह पीटा गया था। उसकी बॉडी पे चोट के निशान है और उसका जबड़ा भी टूटा हुआ है। बॉडी में से सीमेंट सैंपल भी मिला है। गायकवाड़, जिन पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने इसकी फोटोग्राफ भेजी थी वहां से कोई फीडबैक आया? नहीं सर। मतलब ये औरत किसी दूसरे शहर की या दूसरी स्टेट की हो सकती है। लेकिन सर सोचने वाली बात है कि एक औरत हाईवे पे अकेले क्या कर रही हो और कोई उसे क्यों इतने बेरहमी से मारेगा। एक सेकंड। हेलो, कहाँ पर? अरे प्रमोद, घबराओ मत, कामिनी नहीं है। सर क्या लगता है? सेम टाइप ऑफ मर्डर। बॉडी को साड़ी से ढका गया है, बॉडी नेकेड है, बदन पे चोट के निशान है। मर्डर और बलात्कार का मामला है। जरा उठो। धारदार रेजर ब्लेड से गला काटा गया है और आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी नहीं, ना पर्स ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। तो इधर ये देखो, डबल टायर के निशान। हाँ सर, टायर के निशान तो वैसे ही। मतलब ये दोनों मर्डर किसी ट्रक या टेम्पो ड्राइवर ने किए। 2 अनजान औरतों की लाश पुलिस को मिल चुकी थी। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, दोनों के साथ बलात्कार फिर मर्डर, और वो भी एक ही तरीके से। दोनों क्राइम सीन्स पर अगर कातिल का कोई सुराग था तो वो था टायर का वो निशान जिसे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का पहला सिरा बनाया। लेकिन कामिनी का अब तक कुछ पता नहीं चला था। मीडिया को भी इन केसेस की जानकारी लग चुकी थी और ये खबर टीवी चैनल्स पर दिन रात चल रही थी। मीडिया पुलिस से जवाब मांग रही थी और पुलिस के पास सिर्फ एक प्राइम सस्पेक्ट था, वो अनजान ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर ने जबरदस्ती की थी मेरे साथ। झूठ बोल रही है? कल काम हो करो करो के आवाज मत दे। रोक, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाग किधर है? रोक रोक। अरे छोड़ो मुझे, इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। सर जिन 2 औरतों की बॉडी हमें मिली थी उनकी डिटेल्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेजी थी, लेकिन कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे उनकी पहचान हो सके। कमाल लगा एक बार।
2 औरतों के साथ रेप होता है, उनका मर्डर होता है और उनको पहचानने वाला कोई नहीं। अरे कोई तो होगा उनको पहचानने वाला। पर हाँ सर, जिन मेन पॉइंट्स पे हमने नाकाबंदी की थी वहां पर भी कोई सस्पिशियस ट्रक या टेम्पो नहीं मिला है। कांस्टेबल कामिनी का क्या हुआ? तो तलाश जारी है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। ये प्रमोद और कामिनी का घरेलू मामला रहेगा। झगड़ा अनबन ऐसा कुछ हुआ होगा उनमें। उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो पता करो अपने स्टाफ से, इन दोनों में से किसी का अफेयर चल रहा था क्या? और इस बात की भनक प्रमोद को नहीं लगनी चाहिए। सर, पैसों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती फिर रही है पेट से। क्या हो रहा है सर? मैडम, ये मेरी बीवी किसी और का पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है, और जब मैंने इसे पकड़ लिया तो कह रही है कि किसी ट्रक वाले ने इसके साथ जबरदस्ती की है। हेड़ा बना रही है मुझे। घबराओ मत, घबराओ। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कब हुआ था? मैं 3 महीने पहले रोड पे बस का इंतजार कर रही थी। भैया वो मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? लोगों ने मेरा बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन मैं कैसे भी करके जान बचा के भाग गई। तुम्हारे पति का कहना है कि तुम उससे झूठ बोलती हो। अक्सर तुम 4-5 दिन घर से गायब रहती हो, ऐसा क्यों? साहब, मैं घर काम करके अपना गुजारा करती। सेठ लोग कभी कभी अपने बच्चे या फिर बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बाहर जाते हैं और मुझे देखभाल करने के लिए कहते हैं। उसका अलग से पैसा भी देते हैं मेरे को। मैं अकेले कमाने वाली घर में, तो जहाँ से 2 पैसे मिलते हैं मैं वहाँ पे काम कर लेती हूँ। साहब, वो टेम्पो ट्रक के डिटेल्स बता सकती हो? उसका कलर कैसा था, डिजाइन, उसका नंबर याद है? सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और वो लोग मुझको घसीट कर जंगल में ले गए थे। वहां से ट्रक नहीं दिख रहा था। उन दोनों का हुलिया याद है? हाँ साहब, याद है। स्केच बनवाने में मदद करोगी? हाँ। इसका कहना है कि 3 महीने पहले इसके साथ रेप हुआ था। मतलब 3 महीने से चल रहा है। सर, 3 महीने पहले तक ये लोग औरतों को सिर्फ रेप के लिए टारगेट कर रहे थे, अब मर्डर करने लगे। शायद इन्हें ये गलत फहमी हो गई है कि ये लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे। वो इसलिए कि उनके खिलाफ अभी तक कोई कंप्लेंट लिखवाने नहीं आया। सर, अक्सर बलात्कार की शिकार औरतें घर वालों के प्रेशर और सोसाइटी में बदनामी के डर से चुप रह जाती है, लेकिन अब ये लोग मर्डर्स करने लगे, बॉडीज मिलने लगी और ये मामला सामने आ गया। बैकवर्ड कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। जैसे केस कंप्लीट हो जाए सारे पुलिस स्टेशन, आरटीओ ऑफिस और टोल नाके पे सर्कुलेट कर दो। सर। अच्छा, ये प्रमोद और कामिनी के मैरिज लाइफ के बारे में कुछ पता चला? सर, अंदर बात करें। सुनने में आया कि प्रमोद का हमारे पुलिस स्टेशन के किसी लेडी कांस्टेबल के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता चल पाया है। नजर रखो इस प्रमोद पे, और जिस दिन कामिनी गायब हो गई उस दिन का इसका मोबाइल लोकेशन चेक करो। साहब, मुझे आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी, इसको स्कूल छोड़ के आना है। तुम रुको, गायकवाड ब्लेजर कांस्टेबल ला पाठवा। आरो बरोबर। सर, चलो बेटा। जा बड़ा। प्रमोद। सर। मैंने सुना है तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं, पूरे थाने को पता है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि सबके सामने मैं पूछूं तो पूछता हूँ। नहीं साहब, सच में ऐसा कुछ नहीं है साहब। देखो, ये भी पता है कि वो हमारे थाने की कोई कांस्टेबल है। उसका नाम बताओ, नाम बताओ। चेतना शिर्के। मैं मानता हूँ कि मेरा चेतना के साथ अफेयर है, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ साहब, और मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी और मेरा घर परिवार टूटे। चेतना को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, वो नहीं चाहती कि मेरी शादी, मेरा परिवार टूटे। आप ही बताओ साहब, मैं अपनी बीवी के साथ कुछ गलत क्यों कर सकता हूँ? इसका मतलब ये टाइम पास चल रहा है? जी साहब, वो चेतना का पति शादी के 1 महीने में ही उसकी मौत हो गई थी। तब से वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसीलिए ये सब। अच्छा, तो ये फिजिकल नीड का मामला है। जा। सर, क्या आपको शक है कि चेतना और प्रमोद ने मिलकर कामिनी के साथ कुछ किया हो सकता है। ये भी हो सकता है कि प्रमोद को सबक सिखाने के लिए कामिनी खुद गायब हो गई हो,
ये भी हो सकता है कि उस ट्रक ड्राइवर की वो शिकार बनी हो। उसकी स्कूटी हाईवे पे बंद पड़ी, उसका फायदा ट्रक ड्राइवर ने उठाया, उसके साथ रेप किया, उसको मार दिया और उसकी बॉडी ऐसे जगह ठिकाने पहुंचाई जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए, और उसका मोबाइल स्विच ऑफ करके हाईवे पे फेंक दिया, हमें गुमराह कर दिया। साहब कामिनी का पता चल गया। तो बाजू वाले गांव में एक औरत मिली है पुलिस यूनिफॉर्म में। सरपंच को बोल दिया है कि हमारे पहुंचने तक उस औरत को वहां से जानना। गायकवाड़ ये नेम प्लेट भी उसी की। ये कपड़े कहाँ से मिले तुमको? कहाँ से मिले कपड़े? एक मिनट प्रमोद, एक मिनट। ये यूनिफॉर्म किसने दिया तुमको? मेरे ये देखो, इसको देखा है तुमने? इसके कपड़े ये, इसको कहीं देखा है क्या? इससे लिए तुमने ये कपड़े? ये मेरे सर यहाँ वर्दी पे खून लगा है। चेतना, चेतना। ये सर। हाँ ध्यान है। इनको दूसरे कपड़ों का इंतजाम करो और ये कपड़े फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यस सर। चलिए। अच्छा चल आओ। हाँ दूसरे कपड़े मिलेंगे आपको। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई कामिनी। गायकवाड़, इसके यूनिफॉर्म पे कामिनी की नेम प्लेट है और कपड़ों पे खून के दाग। इसका मतलब किडनैपर ने कामिनी के कपड़े उतार के फेंक दिए जो इस औरत को मिले, और उसका मोबाइल हाईवे पे फेंक दिया जो उसका मोबाइल का लास्ट लोकेशन था। मतलब कामिनी के पास कपड़े नहीं है जैसे बाकी औरतों के पास नहीं थे। इसका मतलब कामिनी भी उस ट्रक ड्राइवर की शिकार बनी है। और नम्रता के बयान और स्केच के मुताबिक आदमी एक नहीं दो है जो एक के बाद एक ऐसे घिनौने जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। The police is investigating the case. My paintings have been sold like hot cakes. मैं जितना उसकी मुंह लगना चाहती वो मेरे मुंह नहीं लगती है। मेरे को नहीं बात करने का उससे। चाहे काय झाला, क्यों इतना गुस्से में हो? फिर किससे झगड़ा कर लिया? जिसके पड़ोसी इतने कमीने हैं उसको झगड़ा तो होगा ही ना। जब देखो जब दूसरों के काम में टांग अड़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे अब किसने टांग अड़ा दी तुम्हारे काम में? पर कोशिश तो की ना। अब बारिश में छत ना टपके इस करके मैंने प्लास्टिक डलवाने को 4 लोगों को बुलाया। अब वो अपना काम कर रहे थे कि बाजू वाली आगे बोलने को बड़ा आवाज आ रहा है, बड़ा आवाज आ रहा है। अरे काम होगा तो आवाज तो आएगा ना। मैं कितनी बार तुम्हें समझाया, ऐसे रोज रोज पड़ोसी से लड़ना अच्छी बात नहीं है। इससे पहले कोई तुमको जूता मारे, खुद उसके मुंह पे जूता मारने का। अरे नहीं देखो, प्रीतम बैठा है, उसके सामने सब बातें करना अच्छी बात नहीं है। राम राम शंभू। सर, जिन 2 औरतों की बॉडी हमें मिली थी उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मुझे लगता है गायकवाड़, ये जो 2 बॉडी हमें मिली या तो प्रोस्टिट्यूट होगी या भिखारी होगी, इसलिए उनकी जान पहचान वाला अभी तक कोई नहीं आया। देखो, पहली बॉडी हमें मिली हाईवे के राइट साइड के सर्विस रोड पे और दूसरी बॉडी मिली लेफ्ट साइड। मतलब पहले मर्डर के वक्त ट्रक मुंबई से नासिक जा रहा था थाने होकर, और दूसरे मर्डर के वक्त ट्रक या टेम्पो नासिक से मुंबई जा रहा था थाने होकर। सर, हमने उस रोड के सभी टोल नाके की सीसीटीवी फुटेजेस को भी चेक किया, लेकिन सर उन टोल नाकों से रोज सैकड़ों ट्रक्स और टेम्पोस निकलते। उनमें से उस एक ट्रक को हम कैसे ढूंढे? पोस्टमार्टम के हिसाब से पहले इन दोनों औरतों पर रेप किया गया, बाद में रेजर ब्लेड से इनका गला काट कर इनको मारा गया। सिर्फ इनमें से बची तीसरी नम्रता नाम की औरत, और मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। एक काम करते, इस नम्रता को क्राइम स्पॉट पे लेके जाते। तो तुम यहाँ बस का इंतजार कर रही थी? हाँ साहब। लेकिन यहाँ तो कोई बस स्टॉप है नहीं। बस वाले को हाथ दिखाओ ना तो वो बस रोक देता है। तो तुमने टेम्पो का हाथ दिखाया? हाँ साहब, वो बहुत देर तक ना कोई बस नहीं आई, तो मैंने सोचा कि टेम्पो वाले को आगे तक छोड़ने के लिए बोल दूं। फिर क्या हुआ? फिर साहब इसी जगह पे? हाँ पक्का ये जगह नहीं भूल सकती साहब, सब कुछ एक जैसा ही दिखता है यहाँ। तुमने जब पत्थर मारा तो खून आया था? हाँ आया ही होगा, मैंने तो जोर से पत्थर मारा था, उसके बाद मैं भाग गई थी तो ध्यान नहीं दिया। पत्थर कहाँ फेंका? पत्थर यहीं कहीं फेंका था। जरा बघा कुठे दगड सापडतो का? लेकिन सर ये तो श्योर ही नहीं कि ये वो जगह है भी या नहीं।
चेतना, इसे घर ले जाओ। यस सर। जाइए आप। गायकवाड़ नम्रता हमसे कुछ छुपा रही है। उसका कहना है कि 2 आदमी थे, लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से दोनों औरतों की बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी के स्पर्म मिले हैं। सर फिर ये हो सकता है कि दोनों में से सिर्फ एक रेप करता हो, दूसरा सिर्फ देखता हो। इसका मतलब नम्रता पे रेप करने वाला कोई और कल्प्रिट था, और ये मर्डर और रेप केस ये अलग है, क्योंकि नम्रता पे जो रेप हुआ वो 3 महीने पहले हुआ। इसका मतलब गायकवाड़ दोनों केसेस अलग अलग है। जो भी है, ये चारों केसेस शहर के 20-30 किलोमीटर के दायरे में ही हुई है। हमें आखिरी बॉडी जो मिली आने वाली सर्विस रोड पे मिली। इसका मतलब ये ट्रक या टेम्पो मुंबई में ही होगा। हो सकता है अगले कुछ दिनों में वो किसी औरत को शिकार बनाने की कोशिश करे। हमें रोड पे नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर ये 20-30 किलोमीटर के दायरे में औरतों को शिकार बना रहा है तो ये जरूर जाते वक्त क्राइम करेगा। अरे रुक 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 रुक। अरे तो जिंदा है। पाटिल, एम्बुलेंस बुलाओ। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? प्रिया सावंत। पाटिल लवकर। गायकवाड़, ये टेम्पो का नंबर आरटीओ में भेज दो। इसके मालिक की डिटेल्स निकालो। वो औरत कैसे है? डॉक्टर ने क्या बोला? सर वो बेहोश है और डॉक्टर ने कहा है कि सर उसका रेप हुआ है और उसे बुरी तरीके से पीटा भी गया है सर। तुम डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना। लड़की को होश आते ही उसका बयान लेना होगा। ओके सर। सर ये केस बिल्कुल नम्रता की केस जैसे, रेप हुआ है लेकिन मर्डर नहीं। हो सकता है। तो एक सेकंड। हेलो, कहाँ पर? ठीक है सर, पास के गांव के जंगल में एक औरत की सड़ी हुई लाश मिली है। हमारे कांस्टेबल्स वहां पे पहुंच गए। उन्होंने बताया कि लाश करीब 6 से 8 दिन पुरानी है। कामिनी को गायब हुए भी 7 दिन हुए सर। यहाँ रुको, निकालो इसको, रुको यहाँ। सर इसे भी पिछले दोनों विक्टिम्स की तरह ही मारा गया। बॉडी को देख के तो लगता है कामिनी है, लेकिन कंफर्म करना होगा। प्रमोद, क्या ये मंगलसूत्र कामिनी का है? कामिनी, कामिनी, कामिनी। बॉडी का पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, आखिरकार कामिनी के लापता होने की गुत्थी सुलझ चुकी थी। पुलिस को उसकी लाश मिली थी और उसके साथ भी वही हुआ था जो बाकी की 2 औरतों के साथ हुआ था। पहले दुष्कर्म किया गया और फिर गला काटकर हत्या। कामिनी का मामला पहले 2 मामलों से अलग लग रहा था, पर फिर नम्रता और प्रिया की कहानी का सच क्या था? ऐसे वहशी दरिंदों ने उन दोनों को जिंदा क्यों छोड़ दिया था? क्या उनके साथ भी उन्हीं अपराधियों ने दुष्कर्म किया था जिन्होंने कामिनी और बाकी 2 के साथ जुर्म को अंजाम दिया था, या फिर ये किसी और गिरोह का काम था? इस सवाल के जवाब के लिए पुलिस प्रिया के होश में आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सच वही बता सकती थी। बाबा, आई किधर है? आपने आई को ढूंढ लिया? तेरी आई को भगवान ने अपने पास बुला लिया बेटा, अपने पास बुला लिया। सर, प्रिया सावंत को होश आ गया। डॉक्टर उसे डिस्चार्ज देने वाले। देखो, घबराने की कोई बात नहीं, तुम एकदम सेफ हो। हमें हर चीज बताओ। अगर बताओगी तो हम मुजरिम को पकड़ पाएंगे। मैं उस दिन हाईवे पे खड़ी थी। अकेली? जी। तुम कहीं जॉब करती हो? कोई बिजनेस? सब मैं धंधा करती है। मेरी 2 साल की बच्ची है। मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रहा था, तो मेरे को ये काम करना पड़ा। तो तुम कस्टमर के लिए वहाँ हाईवे पर खड़ी थी? नहीं, मैं उधर गाड़ी से लिफ्ट लेने के लिए खड़ी थी। कस्टमर में मार्केट में ढूंढती है, मेरे को वो
टेम्पो वाला सामने से आते हुए देखा तो मैं लिफ्ट के लिए हाथ दिखाई उसको। भैया मेरे को आगे वाले मार्केट तक छोड़ दोगे? क्या उस टेम्पो में ड्राइवर के साथ कोई औरत थी? जी। ड्राइवर के अलावा कोई आदमी था? कोई आदमी नहीं था वहाँ पे। फिर क्या हुआ? कुछ दूर जाते ही वो टेम्पो साइड में लेके गया। भैया ये हाईवे छोड़कर कौन से रास्ते पर लेके जा रहे हो? मैं इसके आगे उसका कुछ भी पूछती। उस वक्त वो औरत कहाँ थी? वो औरत पूरा टाइम उधर ही थी। फिर उसके बाद उन्होंने तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दिया? नहीं, वो औरत मेरे को मारने के लिए प्लेट मेरे पास लेके आई। साहब मेरे को जाने दो, मेरी छोटी बच्ची है, मैं उसको बाजू वाले के पास छोड़ के आई है। पता नहीं उसने ठीक से कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। यंग जी कंप्लेंट ले होंगे, उनको जाने दो। नम्रता का बयान है कि ये दो आदमी हैं और प्रिया का कहना है कि एक आदमी और एक औरत है। या तो ये दो कोई अलग अलग गैंग है जो एक कांड कर रहे हैं, या तो इन दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है। लेकिन कौन? प्रिया या नम्रता? भैया मेरे को आगे वाले मार्केट तक छोड़ दोगे? भैया वो मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? साहब मैंने झूठ बोला था, मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मैं उसी से पेट से हूँ। ये बात सिर्फ मैंने अपने पति से छुपाने के लिए झूठ बोली। साहब वो बहुत गुस्से वाला है, उसको मेरे चक्कर के बारे में पता चलता तो मार ही डालता मुझको। मैंने टीवी में देखा था साहब कि कोई ट्रक वाला है जो औरतों के साथ जबरदस्ती करता है, बस मैंने उसी का फायदा उठाकर ये झूठ बोला कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैं पेट से हो गई। किसका बच्चा है ये? नाम पता क्या है उसका? मैं सच बोल रही हूँ, बस पति की मार से बचने के लिए झूठ बोला साहब। जाओ, शहर छोड़ के जाने का नहीं। चलो। इन सभी पहलुओं को देखते हुए पुलिस के लिए अपराधी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल साबित होने वाला था कि आखिर ये अपराधी कौन हो सकते थे। क्यों एक आदमी औरतों के साथ बलात्कार कर रहा था और उसकी साथी औरत औरतों का कत्ल कर रही थी। इन सभी सवालों और इन सभी उलझनों के बीच पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने इस केस को एक नई दिशा दे दी। सर, चेतना ने हाईवे पे जिस टेम्पो का फोटो लिया था उसके ओनर का पता चल गया। कौन है वो? अरे तुम लोग जरा 2 मिनट इधर ही रुको, मैं कांदा लेकर आती हूँ। अरे कांदा वैसे बहुत महंगा है आजकल, छोड़ो ना, बिना कांदे के बना। मालूम है मेरे को, पर तेरे मांस मच्छी बिना कांदे के बनता है क्या? नहीं ना, बोल मांस मच्छी छोड़ेगा तो मैं कांदा नहीं लेगी। हाँ ठीक है, तो जाओ ले आओ। अच्छा चलो मैं कांदा लेकर आती हूँ। पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम खाना है? 1 किलो कांदा देना। इसको एक सॉफ्टी बना दो। कौन सा वाला खाएगा? मैं सिंपल। चल से हाय हाय, अरे ए सेठ देना रे छुट्टा देना, देख कितना सुंदर बच्चा है हमारा, आशीर्वाद लगेगा। ए सेठ देना रे, क्या रे सेठ क्या नाटक कर रहा है, देना ए। तुम इसी एरिया में रहते हो? हाँ जी। तो तुम्हें वो शंभू पता है, टेम्पो ड्राइवर? हाँ सर जानता हूँ। कहाँ रहता हो? यहाँ रहते हैं सर। यही शंभू है? हाँ जी यही शंभू है। एक मिनट सुनो, ये ट्रक किसका है? मेरा ये साहब। अरे अरे साहब अभी 1 मिनट पहले ही बेहोश था, अभी होश में आया है। क्यों मारे हो साहब इसे आप? अभी तो सिर्फ मारा है, हम इसे रेप और मर्डर के केस में जेल ले जा रहे हैं। रेप और मर्डर? क्या बात कर रहे हो साहब? ये आदमी एक चींटी नहीं मार सकता, ये रेप और मर्डर क्या करेगा? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब, हम शरीफ लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब। एक मिनट, आप वही औरत है ना जिसने स्कूल में टीचर को मारा था? हाँ साहब मैं वही हूँ, लेकिन वो बात अलग थी। गाड़ी में डालो इसे। अरे लेकिन साहब वो शरीफ आदमी है साहब, छोड़ दो उसे। शंभू शंभू। सर ये शंभू है, वो टेम्पो इसी का है। क्या हुआ साहब? मेरे काम को मार, तूने मेरी क्या मारा? छोड़ तेरे को मैं, तूने मारा। सच बोल साहब, मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया साहब, मैंने किसी का कोई बलात्कार नहीं किया साहब।
मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ साहब। गायकवाड़, इसको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाओ और प्रिया और वो 2 बॉडीज उसके ऊपर मिले सीमेंस इसके साथ मैच करके देखो। इससे भी पता चल जाएगा कितना मासूम है। चल। इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चाहिए मुझे। पड़ोसियों से पता करो। पड़ोसियों के हिसाब से शंभू बहुत ही शरीफ और सीधा साधा आदमी है। वो बस्ती की सभी औरतों को बहन मानता है। अरे नाटक करता होगा अपने एरिया में शरीफ बनने का। जब टेम्पो लेके ट्रिप पे घूमता है तो औरतों के साथ रेप करता है। हो सकता है सर, लेकिन सभी पड़ोसियों ने शंभू के पत्नी के लड़ाकू और झगड़ालू नेचर के बारे में बताया है। उनके हिसाब से शंभू नहीं मगर वो जरूर मर्डर कर सकती है। सर ऐसा हो सकता है। स्कूल में भी जया ने टीचर की हालत खराब कर दी, पर वैसे भी शंभू हमारा कल्प्रिट नहीं हो सकता क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक उसका सीमेन रेपिस्ट के सीमेन से मैच नहीं करता। इस शंभू की डिटेल रिपोर्ट कब आएगी? सर कल तक आ जाएगी। उसको इंट्रोगेशन रूम में बुला। सर क्या ये वही आदमी है? नहीं। इस वक्त तेरा टेम्पो कहाँ है? साहब वो तो आज सुबह एक दूसरा ड्राइवर लेके गया। दूसरा ड्राइवर मतलब? मेरे पास जब बुकिंग नहीं होती साहब तो मैं अपना टेम्पो भाड़े पे दे देता हूँ साहब, ताकि 4 पैसे आ जाए। ऐसे कितने ड्राइवर को देते हैं तू टेम्पो? 5-6 है साहब। अभी किसके पास? अभी तो वो विलास गौरव के पास है साहब। विलास गौरव के साथ साथ तू जितने भी ड्राइवर को देता है ना तेरा टेम्पो, सबके नंबर चाहिए मेरे को। क्या चल रहा है? कल ही तेरे बीवी का अंतिम संस्कार हुआ और आज शुरू? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है सर। मैं तो चेतना को ये बोल रहा था कि उसके और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। मैं अब सिर्फ अपने बेटे का ख्याल रखना चाहता हूँ, पर वो गुस्सा हो गई। उसे लगा कि मैं उससे नाराज हूँ, उससे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। ठीक है, घर जाओ और बेटे पे ध्यान दो। सर शंभू ने जिन ड्राइवर्स के नाम बताए थे उन्हें और उनके क्लीनर्स को कल रात को उठा लिया था। मेडिकल हुआ उनका? जी सर, लेकिन किसी का भी सीमेन मैच नहीं हुआ। और वो शंभू का ड्राइवर विलास गौरव, उसका हुआ मेडिकल? नहीं सर, उसने बताया कि वो कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, माल डिलीवर करने से पहले वापस नहीं आ सकता। गायकवाड़ एक काम करो, कर्नाटका हाईवे पुलिस को टेम्पो के डिटेल्स भेजो और उनको बोलो जैसे ये टेम्पो दिखता है उसको सीज करो। जी सर। और सर इस शंभू का भी मेडिकल रिपोर्ट आ गया है। और क्या सर? रिपोर्ट और डॉक्टर दोनों का ये कहना है कि ये शंभू ने रेप नहीं किया है। वो रेप तो क्या, उसने आज तक किसी के साथ फिजिकल रिलेशन तक नहीं बनाया, वर्जिन है। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो शादीशुदा है, उसको एक बेटा है। और इस बेटे का राज उसकी बीवी जया ही हमें बता सकती है। शंभू मेरे बेटे का सगा बाप नहीं है साहब, वो सौतेला है। जब मेरा बेटा प्रीतम 1 साल का था तो उसके बाप की मौत हो गई थी। शंभू अनाथ था, मेरे पति के परिवार के साथ ही रहता था। मेरे पति के मौत के बाद सभी लोग मेरे पे बहुत गंदी नज़र रखते थे साहब। इस करके बचने के लिए शंभू ने मेरे से शादी की। शादी के 8 साल हो गए हैं साहब, पर उस आदमी ने कभी मेरे को हाथ नहीं लगाया। वो आदमी बहुत अच्छा है साहब। तुम? इतना मारा तेरे को इन लोगों ने, देखना इन लोगों का कभी भला नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ जया, शांत हो जाओ। और साहब ने मुझे छोड़ दिया जया। छोड़ना पड़ा गायकवाड़, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि शंभू ने उसके टेम्पो से प्रिया को हाईवे पे फेंका। गायकवाड़ कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग, इसलिए अभी तक हमें क्लू नहीं मिला। सर जया ने बताया कि 8 साल की शादी में शंभू ने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। शंभू का जो भी इशू है, जया एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है, जवान है, उसकी अपनी जरूरतें होंगी और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हो सकता है उसका किसी के साथ कोई अफेयर। पर सर उसका इस केस से क्या लेना देना? गायकवाड़ हर टेम्पो पे क्लीनर होते हैं, ये शंभू का क्लीनर कौन है देखो। सर शंभू का टेम्पो वापस आ गया। और वो ड्राइवर विलास गौरव? उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। वो फोरेंसिक टीम को टेम्पो का हर एक इंच स्कैन करने के लिए बोला है। फोरेंसिक टीम के मुताबिक इस टेम्पो के टायर का पैटर्न हमें क्राइम सीन्स पे जो टायर के मार्क्स मिले थे उससे मैच करता है। गायकवाड़ मिरर पे फिंगरप्रिंट है, इसको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेजो।
और ये बिंदी इसको डीएनए एक्सपर्ट के पास भेजो। ये गोविंद जिसको भी भाभी बनाकर यूज कर रहा था 100% उसका डीएनए इसके चिपकने वाले साइड पे होगा। सर, फोरेंसिक टीम से बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई है। क्या? टेम्पो के फ्लोर पे जो ब्लड सैंपल्स मिले थे उसमें 2 या 4 औरतों का नहीं बल्कि 34 से 38 औरतों का ब्लड है। क्या? अरे गोविंद, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं साहब। तो फिर हमारे साथ चल। सब क्या हुआ साहब? मैंने बैगवाड, क्या यही था वो आदमी? भैया मेरे को आगे वाले मार्केट तक छोड़ दोगे? हाँ, यही था वो शैतान। अरे हिम्मत कैसी? हिम्मत कैसी? इनको लेके जाओ, लेके जाओ इनको। चलो। साहब झूठ बोल रही है वो, तो झूठ बोल रही है। हाँ? और ये मेडिकल रिपोर्ट ये भी झूठ बोल रहा है। इससे साबित होता है कि उन औरतों का रेप तूने किया था। विक्टिम से मिले सीमेंट से तुम्हारा डीएनए मैच हो चुका है। अब एक बात बता, वो औरत कौन थी जो तुम्हें रेप और मर्डर करते देखती थी? साहब मैंने रेप किया साहब, पर मर्डर मैंने नहीं किया। तो मर्डर क्या उस औरत ने किया? हाँ। कौन थी औरत? कौन थी औरत? बैकवर्ड। अरे साहब नाम क्या है? बोल बता, नाम क्या है? देख तूने बताया नहीं ना, फिर भी हम पता कर लेंगे। नहीं बताएगा? बैकवर्ड, इसका खाना पीना सब बंद। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। इससे साफ होता है कि तुम शंभू के क्लीनर गोविंद को दिन में 4 से 5 बार फोन करती थी। सर क्योंकि शंभू अपने पास फोन नहीं रखता है, तो मेरे को कुछ भी हालचाल लेना होता है या कोई भी मैसेज देना होता है तो मैं गोविंद को कॉल करती हूँ। तब भी जब शंभू तेरे साथ होता है तू गोविंद से 10-10, 15-15 मिनट तक बात करती है। मैं सच बोल रही हूँ साहब, मेरा गोविंद के संग कोई चक्कर नहीं है। इसे पहचानती हो? नहीं, कौन है ये? ये वही है जिसका बच्चा तेरे पेट में है। नहीं, ये वो नहीं है। वो तो दुबई में स्वीपर का काम करता है। छुट्टियों में आया था तब हमारे बीच ये सब हुआ। 2 महीने पहले ही वापस गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, इन 4 राज्यों में जो ग्रीन पिंस है, ये वो जगह है जहां पर लोकल पुलिस को औरतों की नेकेड डेड बॉडीज मिली थी। औरतों के साथ रेप किया गया था, फिर रेजर ब्लेड से गला काट के उन्हें मार दिया गया था। और ये जो रेड पिंस, ये वो जगह है जहां पर औरतों के साथ रेप तो हुआ था पर उन्हें जिंदा टेम्पो से फेंक दिया गया था, जो बच गई थी। और उन औरतों को मारा गया जिनको बेटे हैं, और उन औरतों को जिंदा छोड़ा गया जिनको बेटियां हैं या बच्चे नहीं। जी सर। तो हो सकता है कि ये जो औरत है जो गोविंद के साथ मिलकर सारे मर्डर्स कर रही थी, उसको बहुत सारी बेटियां हो, बेटा ना हो पाया, और इसी गुस्से में वो उन औरतों को मार रही थी जिनके बेटे थे। नहीं गायकवाड़, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट औरत है उनमें से किसी को ज्यादा बेटियां नहीं है। ये माजरा कुछ और है। सर, टेम्पो के शीशे पर जो बिंदियां मिली थी उन पर किसी औरत का डीएनए नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? वो यूज्ड बिंदियां थी। सर, उन पर डीएनए मिला है लेकिन किसी औरत का नहीं, आदमी का है। तेरा डीएनए नहीं, तेरे फिंगरप्रिंट भी मिले मिरर पर, और टेम्पो के सीट के पीछे ब्लाउज और साड़ीज भी मिली। इतना ही नहीं, वो विग भी मिला है जो पहन के तो औरत बनता था। और हाईवे पे मिलने वाली औरत को तो गोविंद के पास लेके जाता था, फिर गोविंद उसके साथ रेप करता था, वो तू देखता था। उसके बाद में रेजर से तू उनका गला काट के उनको मार देता था। सच है नहीं? हाँ सर। एक बात बता, तू उन औरतों को क्यों मारता था जिनके बेटे थे, और उन औरतों को क्यों छोड़ता था जिनकी बेटियां थी या जिनको औलाद नहीं थी? बोल। क्योंकि मेरी माँ ने जब मैं 8 साल का था मुझे एक आदमी को बेच दिया था, सिर्फ 2000 रुपए के लिए। उस आदमी ने 2 साल तक मेरा बलात्कार किया। जय के पति से मेरी दोस्ती हुई, तो उसने मुझे नौकरी, रहने की जगह सब कुछ दिया, लेकिन 2 साल जो कुछ मेरे साथ हुआ ना साहब, वो आज भी रात को सपने में मुझे डराता है। और उसके बाद मैंने ट्रक खरीदा, और एक दिन जब हाईवे पर ट्रक में माल लेके जा रहा था ना साहब, तो एक औरत ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने उसे लिफ्ट दे दी। बातों बातों में उस औरत ने मुझे बताया कि वो बहुत गरीब है साहब, बहुत गरीब, और वो सोच रही है कि अपना बेटा बेच दे। मुझे लगा उस बच्चे के साथ भी वही सब होने वाला है जो मेरे साथ हुआ। मैंने उस औरत को मार दिया साहब। तब मुझे लगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैंने उसका बदला ले लिया। छोटे छोटे बच्चों को बचा रहा हूं मैं,
जितनी भी औरतें जिनके छोटे छोटे बेटे थे, मैंने सबको मार दिया। एक दिन गोविंद आया। गोविंद ने मुझे बोला कि अगर तुझे उन्हें मारना ही है तो क्यों ना पहले मैं उसके साथ मजे ले लूं। मुझे लगा ठीक है, अच्छा है, इसमें बुरा क्या है, सही हो, वो इसी लायक थी। भैया मेरे को आगे वाले मार्केट तक छोड़ दोगे? और उसके बाद मैं इधर से उनका मर्डर कर देता था साहब। कितने औरतों को मारा तूने? 40-50 होंगी साहब। माँ वो गोद, वो दामन, वो छांव है जहां जिंदगी सबसे सुंदर और सुरक्षित महसूस होती है। लेकिन एक माँ का अपने बेटे से विश्वासघात का नतीजा इस कदर डरावना था कि वो हर माँ को दोषी समझने लगा। बच्चे गीली मिट्टी की तरह से होते हैं, उन्हें जिस सांचे में ढालो वो ढल जाएंगे। इसलिए माता पिता, परिवार और समाज की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो इस कर्तव्य को समझें, वरना नतीजे इस केस जितने खतरनाक हो सकते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।